हेलो स्टूडेंट। आज बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं मोल कंसेप्ट। बच्चों, मोल कंसेप्ट एक फंडामेंटल चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका यूज पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में होता है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं वहां पे मोल कंसेप्ट का यूज तो पक्का होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर मोल कंसेप्ट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊं तो यहां पे हम लोग डिटेल में अबाउट मोल पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट बातें जो केमिस्ट्री में यूज होती हैं। बट बच्चों, जब आप मोल पढ़ेंगे तो वहां पे एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इन सब का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो मोल कंसेप्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको अबाउट एटम कुछ बातें बता देता हूं। बट एटम के बारे में डिटेल में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। और एटम के बारे में बताने के लिए एक थ्योरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इसमें डाल्टन साइंटिस्ट का नाम है। और डाल्टन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। उन्होंने ऐसा बोला कि भैया एटम नाम का चीज होता है, एग्जिस्ट करता है। और उसमें कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करा और एज ए थ्योरी फिर उसको उन्होंने बताया। अब क्या क्या उनका ऑब्जर्वेशन था वो बातें यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसे आप नोट भी कर लेंगे। बच्चों, फील लाइक ए फिजिकल क्लासरूम। ठीक है, कॉपी में नोट करते जाइए क्योंकि मैं यहां पे पूरा आपको बातें सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, चलिए, तो हेडिंग में आप लिखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताया गया। फर्स्ट बात जो डाल्टन साहब ने कहा, बोला भैया कोई भी कंपाउंड है ना, वो स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और कंपाउंड में जो स्मॉल टीनी पार्टिकल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम। दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का जो कि पार्टिसिपेट करता है किसी केमिकल रिएक्शन में। दो बात बताया हमने आपको। फर्स्ट बात क्या बताया कि किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल है, उस स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि जो एटम है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरी बात, एटम को कभी भी हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डाल्टन साहब कह के गए, भैया मैं तो बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं मेरा बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन ये है कि डाल्टन साहब ने ये बताया कि एक एलिमेंट के जो भी एटम है वो आपस में सेम होते हैं, बट डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में डिफरेंट होंगे। ये उनका पॉस्टुलेट था। ठीक है, ये कंडीशन था। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जब सेम एटम और डिफरेंट एटम जो भी हो, जब आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। मॉलिक्यूल क्या क्या होता है बच्चों, सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज नॉन एज व्हाट, मॉलिक्यूल। ठीक है, वो भी मैं आगे डिटेल में पूरी बात बताने वाला हूं अबाउट मॉलिक्यूल। बट अभी सीधा सीधा याद रखिएगा कि जब एटम कंबाइन करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल का। तो डाल्टन साहब ने ये बोला कि एटम जब कंबाइन करेगा और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा तो मॉलिक्यूल में एटम का प्रेजेंस सिंपल रेशियो में होगा। सिंपल रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे 1:1, ये क्या कहलाएगा बच्चों, सिंपल रेशियो। 2:1, ये क्या हो गया, सिंपल रेशियो। 3:2, ये क्या हो गया, सिंपल रेशियो। ठीक है, तो ये इनका पोस्टुलेट। अब आपको पता है दुनिया में कैसे लोग हैं, कोई अच्छा काम करने की कोशिश करेगा तो उसके टांग खींचेंगे, है ना, उसमें डिमेरिट निकालेंगे, कमियां निकालेंगे, है ना। तो जो दूसरा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था, एक तो होगा सपोर्टर ऑफ डाल्टन और दूसरा जो डाल्टन को अपोज करता होगा। ठीक है, तो जो डाल्टन को अपोज करने वाला ग्रुप है उन्होंने इसमें डिमेरिट निकालना स्टार्ट किया। ठीक है, फर्स्ट डिमेरिट उन्होंने बताया कि भैया डाल्टन साहब आपने तो हमें ये बोला कि भाई एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है,
अगर एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो फिर उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहता है? तो इनका जो ये पोस्टुलेट था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, टीनी पार्टिकल है, वो पोस्टुलेट फेल हो गया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप खुद ही प्रैक्टिकली सोच के देखिए ना कि अगर एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता तो क्या उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रहता? अब सपोज ये मान लो एटम है, इसके अंदर हम कुछ रख रहे हैं, तो मतलब इससे छोटा होगा तभी तो इसके अंदर है ना? तो कंडीशन ये आ गया कि नहीं, एटम फर्दर सब डिवाइड हो रहा है किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। मतलब एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए इनका ये पोस्टुलेट फेल हो गया। दूसरी बात, और भी डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं जिनकी वजह से फेल हुआ, वो सारी बातें बताता हूं। सबसे पहले नोट कर लें सारा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट लिखिएगा बच्चों, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। फर्स्ट लिखिएगा, एवरी कंपाउंड इज मेड up of a small teeny particle known as atom। या ऐसा लिख लो, every compound is made up of a small teeny particle called atom। ठीक है, ये उसका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं बच्चों, तो सेकेंड पॉइंट में लिख लीजिएगा, सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of element which cannot further subdivided, बच्चों थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बता दिया कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा बच्चों, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, atom of same element are similar but different from atom of other element, तो ये भी बात मैंने बता दी बच्चों कि सेम एलिमेंट के जो एटम हैं वो आपस में तो सेम होंगे, बट डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में क्या होंगे? डिफरेंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद लिखिएगा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, फोर्थ पॉइंट में मैं बोल देता हूं, आप लिख लो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट will combine in the simple ratio and form compound। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए Mg है और जब ये O2 से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? ये MgO which is known as what? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये MgO बना रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 से मल्टीप्लाई कर, देखिए तो यहाँ पे मैग्नीशियम का एटम ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन किया और ये क्या बनाया बच्चों? कंपाउंड बनाया जिसमें एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1:1 के रेशियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो उनका थ्योरी था, जो पोस्टुलेट था, वो इसी टाइप के कंपाउंड को देखने के बाद दिया कि जब एलिमेंट
डिफरेंट एटम के, डिफरेंट एलिमेंट के एटम या कंबाइन करेंगे तो उस टाइम पे जो कंपाउंड बनेगा उसमें एटम का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा बच्चों, सिंपल रेशियो होगा। तो ये सिंपल रेशियो ही प्रेजेंट यहाँ पे है, कैसा 1:1। या फिर आप देखिए मान लीजिए H2 जो है O2 से कंबाइन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, H2O का। ठीक है, तो यहाँ देखिए H2O जो बन रहा है इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन, और यहाँ रेशियो क्या है बच्चों 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये भी कैसा है आपका सिंपल रेशियो। ठीक है, ये भी कैसा एग्जैक्ट आपका सिंपल रेशियो। ठीक है, तो ये जो सिंपल रेशियो आप देख रहे हो इसके बारे में किन्होंने बताया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ही बताया गया। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड जहां पे एटम सिंपल रेशियो में प्रेजेंट हो उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, शॉर्ट में इसको SC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिएगा STOICHIOMETRIC, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो यह स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें एटम प्रेजेंट हो सिंपल रेशियो में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और एक बात बताया था कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो करता है वो कौन करता है, एटम करता है। ठीक है, एटम ही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, और जब वो कंबाइन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों, कंपाउंड का। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे, जैसे मान लो C है और जब ये O2 से कंबाइन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, CO2 से। तो ये जो बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जब रेशियो अगर आप देख रहे हैं तो कार्बन का 1 और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 2, इनका रेशियो क्या होगा बच्चों 1:2। ठीक है, तो ये भी कैसा कंपाउंड कहलाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। बट उन्होंने साथ में ये वर्ड लगा दिया ऑलवेज। ठीक है, तीन के पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट कि जितने भी कंपाउंड है उसमें स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम। एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में बताने वाले पहले साइंटिस्ट कौन है, डाल्टन। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि भैया एक एलिमेंट का जो भी एटम होगा वो आपस में सिमिलर, बट डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में क्या होंगे, डिफरेंट। ठीक है, ये बातें भी इन्होंने बताया। बाकी जब एलिमेंट कंबाइन करेगा, मतलब एलिमेंट के एटम जब कंबाइन करेंगे तो सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे। ठीक है, और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर, तो यहां तक ये इनका पोस्टुलेट था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने कहा कि एटम को फर्दर हम लोग सब डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है, इनका पोस्टुलेट। इसके अलावा एक और पोस्टुलेट है जो इन्होंने बताया, नेक्स्ट पोस्टुलेट में ये बताया कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना ही उसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। ठीक है, बस एटम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और कुछ नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन का एटम कार्बन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे कार्बन का एटम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन पार्टिसिपेट किया है, कार्बन। ठीक है, और भी देखिए जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन से जब ये कंबाइन करेगा तो क्या बनाता है, CH4। बैलेंस नहीं है, कर लेंगे बाद में, है ना। तो यहां देखिए CH4 में 1 कार्बन एंड 4 क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। रेशियो निकालेंगे, क्या रेशियो आ रहा है, सिंपल रेशियो। ठीक है, समझ गए क्या। तो ये कंडीशन है, इन कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इनका पोस्टुलेट्स हो गया। अब जितने भी पोस्टुलेट इन्होंने बताया वो सारे पोस्टुलेट फेल हो गए, सारे पोस्टुलेट फेल हो गए कुछ रीजन की वजह से। अब क्या क्या रीजन, तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो पता ये चला कि एटम के अंदर भी है, एटम से भी छोटा कोई पार्टिकल है, तभी तो एटम के अंदर इनसाइड एग्जिस्ट कर रहा है। कौन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो भैया जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो बात फेल हो गया। दूसरा बात कि आइसोटोप्स के डिस्कवरी के बाद जो इनका ये पोस्टुलेट था कि एक एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं, वो भी फेल हो गया। आइसोटोप क्या होता है, 2 or more एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट
मास नंबर, तो एक ही एलिमेंट के टू डिफरेंट टाइप के एटम एग्जिस्ट भी करने लगे, तो ये भी पोस्टुलेट इनका फेल हो गया, जो इन्होंने ये कहा था कि एक एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं। तीसरी बात, ठीक है, कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिसमें एलिमेंट सिंपल रेशियो में प्रेजेंट, एलिमेंट का एटम सिंपल रेशियो में प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है, एलिमेंट का एटम सिंपल रेशियो में प्रेजेंट नहीं रहता, उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। तो जो इनका ये थ्योरी है, जो पोस्टुलेट था कि भैया सारे कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो ऑलवेज सिंपल होगा, ये भी फेल हो गया, ठीक है। और एक और कंडीशन जब ऑब्जर्व हुआ और देखा ये गया कि हेवियर न्यूक्लियाई को हम लोग स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिसोसिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडियो एक्टिविटी, या स्मॉलेस्ट जो बहुत निग्लिजिबल न्यूक्लियाई वो कंबाइन करके लार्जर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये बात भी इनका फेल हो गया कि एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जब बाद में आर्टिफिशियल तरीके से एटम बनाया जाने लगा और डिस्ट्रॉय किया जाने लगा, तो ये भी बात इनका जो था कि एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये बात भी इनका बच्चों फेल हो गया, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट बना के लिखिएगा, ऑल द अबव पोस्टुलेट्स, all the above postulates are disregarded because of first, atom can further subdivided into इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चों। एटम को हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर रह रहा है ना, इस वजह से। दूसरा बात लिख लीजिएगा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट can be different because existence of isotope। अभी आइसोटोप क्या होता है, तो बच्चों याद रखिएगा, आइसोटोप किसको कहते हैं, ऐसा एटम यस जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो सेम बट मास नंबर क्या हो डिफरेंट, उसको आइसोटोप कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन में ऑब्जर्व भी हुआ कि एक एटम है H11 वाला, एक एटम है H12 वाला, एक एटम है H13 वाला, ठीक है। ये जो नीचे रहता है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो देखिए एटॉमिक नंबर तीनों एटम में 1 1 है बट मास नंबर इसका 1, इसका 2, इसका 3, ठीक है। तो मास नंबर क्या है डिफरेंट, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोटोप, मतलब ये सब एक दूसरे का क्या है आइसोटोप है। 2 और मोर एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज व्हाट आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, दो ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, उसको बच्चों हम लोग कहेंगे आइसोटोप। तो जो इन्होंने एक बात बताया था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सारे सेम होंगे, ये बात तो फेल हो गया ना। अगर सारे सेम होते तो ये तीनों तो हाइड्रोजन एलिमेंट का ही एटम है, तो आपस में तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए था, बट डिफरेंट है, तो वो पॉइंट भी जो उनका था वो भी फेल हो गया, ठीक है। इसको बच्चों प्रोटियम के नाम से जानते हैं, इसको ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं और इसको ट्रिटियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भी है जैसे कार्बन का 12 और कार्बन का एक होता है 14, कार्बन 6 12 6 14, दोनों ही कार्बन एलिमेंट का एटम है बट
दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट। कुछ भी डिफरेंट हुआ तो एटम तो आप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18, ये भी दोनों एक दूसरे क्या है, आइसोटोप है, सेम एटॉमिक नंबर, इसका भी 8 और इसका भी 8 बट मास नंबर क्या है बच्चों इसका, डिफरेंट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा दूसरे का, आइसोटोप, आइसोटोप। ठीक है, तो ये जो कंडीशन था, जो बात बताया गया था कि टू और मोर एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप। और अगर आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो उनका थ्योरी था कि एक एलिमेंट के सारे एटम आपस में सेम होंगे, वो थ्योरी यहां पे फेल हो गया। वो थ्योरी यहां पे क्या हो गया बच्चों, फेल। ठीक है, तो ये भी डिमेरिट में काउंट होगा। नेक्स्ट डिमेरिट में लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होता है बच्चों कि ऐसा कंपाउंड जहां पे एलिमेंट के जो एटम है जब कंबाइन कर कंपाउंड बनाएंगे तो उनका जब आप रेशियो निकालिएगा तो सिंपल रेशियो नहीं आएगा। और ऐसे कंपाउंड के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th में, सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है वहां पे जाके। ठीक है, अभी तो जनरली ये नहीं मिलेगा आपको केमिस्ट्री में। हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है क्लास 11th में, वहां थोड़ा बहुत ही आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एक है आपका Fe.95O, Fe.95O। ठीक है, अभी Fe.95O का मैं बात करूं तो यहां जो Fe है वो क्या है, 0.95 है, और O क्या है आपका 1। ये जो रेशियो आप निकालेंगे तो ये रेशियो सिंपल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ठीक है, सिंपल में ये रेशियो नहीं है, फ्रैक्शन है इधर। ठीक है, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और भी होता है निकल 0.98O। ठीक है, ये भी कैसा हो गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये सारे जो इस टाइप के कंपाउंड है जहां पे एटम का रेशियो जब आप निकालेंगे कंपाउंड के अंदर तो जब सिंपल रेशियो नहीं आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो उनसे बोला गया कि भैया आपने तो ये कहा था कि कोई भी कंपाउंड जब बनेगा तो उसमें एटम का रेशियो सिंपल होगा। तो ये सारे जो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका क्या, तो मुंह घुमा लिया, से कुछ बोल नहीं पाए, तो ये भी उसके डिमेरिट में काउंट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो उनके पोस्टुलेट थे और जो डिमेरिट था ये सारा बात मैंने आपको बता दिया। इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे, कंडीशन जो भी हो बट हम लोग यही बोलते हैं कि एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, क्योंकि डिमेरिट आया तो कुछ कुछ बातों पे ऑब्जर्व हुआ है ना। अभी भी हम लोग उनका ही बात मान के चलते हैं कि एटम एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक एलिमेंट के जो भी एटम है वो सारे सेम है, ऐसा ही हम लोग पूरी केमिस्ट्री में मान के चलते हैं। ठीक है, समझ गए क्या। अब जेईई में इनसे कोई एकदम एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता यार, हाँ इसका कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। अब कुछ कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता दूं। एक एटम के इनसाइड ऑब्जर्व ये हुआ कि एक स्फेयर, स्मॉल स्फेयर टाइप का पार्ट एग्जिस्ट करता है किसी भी एटम के इनसाइड, जिसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। मान लो ये, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, न्यूक्लियस। और ऑब्जर्व ये हुआ कि इस न्यूक्लियस के इनसाइड रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब यहां पे कौन प्रेजेंट है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, और जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं या फिर ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, उसे सेल बोलते हैं या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। मतलब सीधा बात क्या है, इस न्यूक्लियस में
कौन प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही पॉइंट पे फिक्स रहता है। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसी स्फेरिकल रीजन के अराउंड, इस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये यहां पे क्या प्रेजेंट है आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेल के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। इस बात का बहुत ज्यादा यहां पे यूज नहीं है। इस बात के बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डेवलपमेंट ऑफ एटम के बारे में जो भी थ्योरीज है वो सारे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, तो मैं आपको वहां पे इसके बारे में डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान रखें। चलिए अब मैं आगे बढ़ाता हूं थ्योरी। कंडीशन ये है कि जरा मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत सारा यहां पे मैं कराऊंगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक कॉलम में बच्चों लिख लें आप इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दूसरे कॉलम में आप लिख लें प्रोटॉन, और थर्ड कॉलम में आप लिख लें न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड व्हाट? न्यूट्रॉन। ऐसे आप डिवाइड कर दिए और यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी का अगर मैं बात करूं इसके चार्ज का, कि क्या चार्ज है, तो बच्चों याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब इस पे निगेटिव चार्ज है। और ये जो प्रोटॉन है ये कैसा है बच्चों? तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसमें प्लस साइन होता है। और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, इनर्ट, मतलब कोरोना हो या ना हो कोई फर्क न्यूट्रॉन को नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैसा है? न्यूट्रल है बच्चों। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन कैसा है? तो न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज क्या है बच्चों? जीरो। ठीक है, समझ गए क्या? अब देखिए अगर मैं चार्ज के वैल्यू वाइज आऊं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग माइनस ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन के चार्ज को प्लस ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन है ये कैसा है? न्यूट्रल, मतलब इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया इसमें कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। बट इलेक्ट्रॉन के चार्ज किस से रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस ई से। प्रोटॉन के चार्ज किस से रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस ई से। मतलब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे। अब आपको एक बात पता होगा कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें उसका नंबर और साथ में हम लोग किसका यूज करते हैं? यूनिट का। जैसे आप राइस खरीदने जाते हैं तो खरीदते हैं 2 kg, तो 2 हो गया नंबर और ये हो गया उसका यूनिट। कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का आप रिप्रेजेंटेशन करें तो नंबर के साथ साथ किसका जरूरत पड़ता है? यूनिट का। सिर्फ नंबर लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आप किसका बात कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आप कितने का बात कर रहे हैं। बट नंबर के साथ जब आप यूनिट लिख देंगे तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि हम किस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो माइनस ई लिखा हुआ है दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो प्लस ई लिखा हुआ है दिस इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और ई का क्या वैल्यू होता है ये भी मैं आपको बता दूं। ई का वैल्यू होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है? कूलम। जैसे मास का यूनिट क्या होता है बच्चों? केजी या ग्राम या क्विंटल। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, डिफरेंट टाइप के यूनिट है। तो वैसे ही चार्ज का यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं? कूलम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ऑब्जर्व ये है कि E जो है उसका वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मतलब अगर यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना है तो एग्जैक्ट क्या लिखेंगे माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिए है ना, तो वही वैल्यू अगर प्रोटॉन के लिए लिखते हैं तो क्या आ जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्या आपका एग्जैक्ट जीरो। ठीक है, एग्जैक्ट चार्ज क्या हो जाएगा उसका जीरो। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, तो यहां तक मैंने बता दिया। इसके बाद एक बात और बता दूं कि जैसे मास को आप केजी में रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 केजी बोलो या 1000 ग्राम बोलो, बात क्या है इक्वल है। दोनों के बात में कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो बस वैसे ही इलेक्ट्रॉन के चार्ज मतलब जो भी चार्ज है उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, बट केमिस्ट्री में मेनली दो फॉर्म का ज्यादा यूज होता है, एक कूलम है और दूसरा है ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। तो और याद रखिए कि E का जो वैल्यू है वो होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 ESU। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 1.6 माइनस 19 कूलम बोलो तभी E का ही वैल्यू कहलाएगा, 4.8 इंटू 10 पर माइनस 10 ESU बोलिए तभी E का ही वैल्यू कहलाएगा। मैग्नीट्यूड में अगर चेंजेस होता है तो उसके यूनिट में चेंजेस होना जरूरी है। अगर यहाँ पे जो नंबर आपने लिया है सेम नंबर यहां लेते और यूनिट बदल देंगे तो गलत हो जाएगा। यूनिट बदल देंगे और नंबर में आप चेंजेस नहीं करेंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो नंबर चेंज होगा तो यूनिट का चेंज होना जरूरी है। तो यहां देखिए E का वैल्यू 1.6 10 पर माइनस 19 कूलम, वैसे E का वैल्यू 4.8 इंटू 10 पर माइनस 10 ESU दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। तो मतलब ऐसे भी यहां लिख सकते हैं कि, और क्या लिख सकते हैं बच्चों कि माइनस ऑफ 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 ESU। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे एक टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, वहां पे इस चार्ज का यूज होता है। दूसरा, अगर सेम जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही प्रोटॉन का चार्ज, बस साइन का डिफरेंस है। तो अगर यहां माइनस आप लगा रहे बच्चों तो यहां पे क्या लगाएंगे प्लस, और वैल्यू 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 ESU। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज तो हमने बात कर दिया, और वैल्यू तो अभी भी क्या रहेगा इसका जीरो। कुल मिला के चार्ज पे इतना बात हो गया। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का चार्ज बच्चों न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस E से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन के चार्ज को प्लस E से रिप्रेजेंट करेंगे। E की वैल्यू होती है 1.6 माइनस 19 कूलम, और अगर ESU में बात करें तो E की वैल्यू होती है 4.8 इंटू 10 पर माइनस 10 ESU। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। ठीक है, अब बात यह है बच्चों कि बोला ये गया कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड ये दिख रहा है और अगर इसको बार बार केमिस्ट्री में हम यूज करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बेटा कुछ और करते हैं, रिप्रेजेंट करने का शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं। तो उन्होंने बोला भाई ये जो वैल्यू है ना इस वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट करो। तो उनसे बोला गया ऐसे कैसे, 1.6 माइनस 19 1 के बराबर कैसे हो सकता है। तो एक तमाचा मारा गया और बोला ये गया कि भाई हम 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 को 1 नहीं बोल रहे, 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम को 1 बोल रहे हैं। एज्यूम्शंस है कि अगर 1 लिखा है ना तो समझ लेना इन टर्म्स ऑफ कूलम दिस। ठीक है, समझ गए। अगर हम 1 लिखेंगे तो समझ लीजिएगा कि वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम। 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 1.6 10 पर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो देखिए अगर इस वैल्यू को 1 एज्यूम किया गया, 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम को क्या एज्यूम किया गया है 1, तो यहां पे अगर बात करें कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है तो -1 और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा +1। अगर कोई बच्चा ऐसा लिखता है -1 कूलम तो गलत बात, कभी भी सेम यूनिट रख के दो डिफरेंट नंबर इक्वल नहीं हो सकता।
कभी भी 1.6 10 पर माइनस 19 कूलम 1 कूलम के इक्वल नहीं हो सकता। ये तो अजम्पशंस है ताकि हम इसको रिप्रेजेंट इजीली कर सके। ये बार बार लिखने जाओगे 1.6 10 पर माइनस 19 कूलम तो लिखते लिखते थक जाओगे। उससे बचने के लिए रिप्रेजेंटेशन का हम लोग यूज करते हैं। इससे बचने के लिए हम रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, -1 से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, +1 से। मतलब +1 बोलेगा मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू ऐसे भी आपको पता है कितना, 1.6 10 पर -19 कूलम, और ऐसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, +1 से। तो +1 बोलो, 1.6 10 पर -19 कूलम बोलो, बात बराबर। बट अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखने बोला तो जो वैल्यू है कूलम के टर्म्स उसको लिख दो। सिर्फ रिप्रेजेंट करना है तो +1 से रिप्रेजेंट कर देंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन को। क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया उम्मीद करता हूं। ठीक है बच्चों, तो पहले ये बातें हो गई अबाउट चार्ज। ठीक है, फिर से एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन के चार्ज को +1 से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट वैल्यू, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और साथ में -e से भी लिख सकते हैं, इसको +e से लिख सकते हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखने बोला तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, फटाफट बोलो, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अगर प्रोटॉन का चार्ज एग्जैक्ट बोला तो +1.6 into 10 to the power -19 कूलम एग्जैक्ट। ठीक है, और कूलम वाले यूनिट वाला जो वैल्यू है उसी का बहुत बार बार बच्चों यूज होगा। एक बात और आपको बताना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में मैं आपको जरा बता दूं। बच्चों याद रखना कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से, ये तो आपको पता ही होगा। साथ ही साथ एक बात ये भी है कि E को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 0। अगर -1 0 भी लिख के आपको दिया हुआ है तो आप समझ जाना ये इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोटॉन को P से या H11 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर H1 प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। H11 लिख दिए तब भी प्रोटॉन समझना, H1 प्लस लिख दिए तब भी प्रोटॉन समझना। ठीक है, न्यूट्रॉन को ऐसे भी हम लोग लिखते हैं 0 और 1 से, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। और फिर एक बार पूछता हूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, देखिए जो आप लोग प्यार दे रहे हैं ना हमको कमेंट बॉक्स में, वही हमारे लिए एनर्जी है, वही मुझे रात रात भर जग के वीडियो शूट करने को मजबूर करेगा। इसलिए प्यार बनाइए और सारथी का जो फैमिली है उसको इंक्रीज करिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइबर आप बढ़ाएंगे हम उतना ज्यादा मजबूत होंगे और हम आपके लिए फिर उतना ज्यादा काम करेंगे, ये वादा रहा मेरा। ठीक है, चलिए बच्चों यहां देखिए फिर से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू क्या है एग्जैक्ट, तो वैल्यू बोलेगा क्या बोलेंगे, -1.6 10 पर -19 कूलम। कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें। ठीक है, अगर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो -1 से। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो एक का -1 तो 2 का -1 into 2 मतलब क्या, -2। अगर बोले एग्जैक्ट वैल्यू लिखो तो क्या लिखेंगे, 2 into -1, इसको लिख सकते हैं 2 into -1 मतलब 2 into 1.6 into 10 पर क्या आपका -19 कूलम, साथ में माइनस साइन लगा दो। इस तरीके से कन्वर्जन आना चाहिए। अगर बोला n इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करो तो क्या आ जाएगा, -n। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, n इलेक्ट्रॉन का चार्ज -n, एग्जैक्ट वैल्यू तो n into, इसको लिख सकते हैं n into -1, -1 into क्या n, तो -1 का वैल्यू क्या 1.6 into 10 का पावर -19, और यहां साथ में माइनस लगा दो, यहां कूलम लगा दो। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे चार्ज बच्चों। ठीक है, चार्ज के बाद और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का। यहां पे हम जरा बात कर ले बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास का कैसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो एक बात बता दूं कि मास में इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 to the power -31 kg। आप चाहे तो इसको ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो kg को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1000 से। तो kg हटा के वहां पे 1000 ग्राम रख देंगे तो ग्राम में वैल्यू हो जाएगा। प्रोटॉन के चार्ज की अगर बात करें तो 1.672 है ना kg, 1.672 into 10 का पावर -27 kg। ठीक है, और न्यूट्रॉन के चार्ज का अगर मास का अगर बात करें तो 1.675 into 10 to the power -27 kg। तो ये सब मास हो गया kg में। ठीक है, अगर आपको बोल रहा है कंपेयर करिए इनके मास का, सबसे तो जितना आपको पता होगा
कि 10 के पावर में नेगेटिव बढ़ रहा है, मतलब उतना छोटा होते जा रहा है ना। इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, मतलब लाइटेस्ट कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास। वैल्यू सबका सबसे मिनिमम किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, ऐसा याद रखिएगा कभी भी कैलकुलेशन में कि 1/10 का पावर a इक्वल टू क्या होगा, 10 का पावर माइनस a। 10 का पावर a इंटू 10 का पावर b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का पावर a प्लस b। ठीक है, तो मतलब यहां देखिए ये 10 का पावर माइनस 31 का मतलब क्या हुआ कि 10 का पावर माइनस a, मतलब इसको लिखते हैं 1/10 का पावर a, इसको लिख सकते हैं 9.1 डिवाइड बाय 10 का पावर क्या आपका 31 केजी, इसको लिख सकते हैं 1.672 डिवाइड बाय 10 का पावर क्या आपका 27 केजी, और यहाँ पे 1.675 डिवाइड बाय 10 का पावर क्या आपका 27 और क्या आपका केजी। तो यहाँ पे 10 पावर 31 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 0.00 आफ्टर 31 डेसिमल प्लेस में कौन आएगा 9, यहाँ पे 27 डेसिमल प्लेस में कौन आएगा 1, यहाँ पे भी 27 डेसिमल प्लेस में कौन आएगा 1। तो इसलिए सबसे हल्का, सबसे जो लाइटेस्ट वेट का है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी लेस कंपेरेबल टू मास ऑफ प्रोटॉन, बट मास ऑफ प्रोटॉन रफली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे, देखिए 1.67 है ना, 2 यहाँ पे 1.75, तो यहाँ 2 यहाँ 5, तो सिर्फ उस बात का डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है ना। बट कभी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को इक्वल लेके चलते हैं। बट अगर कभी पूछ दे एग्जाम में एकदम जिद्दी करके, नहीं बताओ प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसका मास ज्यादा होता है, तो उस टाइम हम ले लेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसे नॉर्मली मास ऑफ प्रोटॉन रफली इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन, बट ये दोनों का दोनों ज्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये बात भी मैंने बच्चों आपको बता दिया, ये बात भी आप याद रखें। उसके बाद किसने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, प्रोटॉन का डिस्कवरी किया और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया, ये तो आपको पता ही होगा बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन साहब ने किया था, प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिए, डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर कौन है, जे थॉमसन, प्रोटॉन का डिस्कवरर कौन है, गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरर कौन है बच्चों, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये बात हो गया अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं -1 से, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं +1 से, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, +1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का जरूरत क्यों पड़ा, तो लिखना बहुत लेंदी है। ठीक है, इस वजह से रिप्रेजेंटेशन का जरूरत पड़ा, अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन का जरूरत भी नहीं पड़ता। ठीक है, अब थोड़ा आगे मैं और बढ़ रहा हूं, और इंपॉर्टेंट बातें, कुछ बातें यहां पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट एटम। सबसे पहले बच्चों न्यूक्लियॉन, ठीक है, जिसे हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियॉन, ये न्यूक्लियॉन क्या होता है, तो पार्टिकल का नंबर जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, उसके सम को हम कहेंगे न्यूक्लियॉन। फिर से रिपीट करता हूं, एटम के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनके सम को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो सीधा सीधा इसको कह सकते हैं पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूक्लियॉन में जितने भी पार्टिकल हैं उन सभी का सम को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल न्यूक्लियॉन। मतलब न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उसी को हम क्या कह रहे हैं, टोटल न्यूक्लियॉन। ठीक है, जो बच्चे कमेंट करते हैं उनका नाम पढ़ लेता हूं। वैसे तो मैं आपके साथ हूं भी और नहीं भी, है ना। तो भाई मुझे मजबूत बनाओ, मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ फ्रेंड से, पूरे स्कूल में जो तुम्हारे सबको, बिल्कुल। और पूरी केमिस्ट्री में यहां पढ़ाने वाला है।
ठीक है, चलिए हेडिंग में आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, मान लीजिए हम किसी एटम को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जेड और यहां ए, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स से एटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ए है और यहां हमने लिख दिया जेड, ठीक है। ये जो जेड है ना, इस जेड को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये जो ए है ये क्या है, मास नंबर। देखिए ये जो ए है इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये ए मास है एटम का। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो ए है ना वो एटम का मास नहीं है, दिस इज ओनली मास नंबर। इसका नाम है सिर्फ मास नंबर, क्योंकि अगर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर के साथ क्या देना पड़ता है, यूनिट में केजी या ग्राम वगैरह कुछ भी। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक सिंपल नंबर है। जैसे मैं पूछूं आपको क्लास में कितने बॉयज हैं, तो जो बॉयज का नंबर होगा सिर्फ नंबर बताओगे, यूनिट थोड़ी लगाओगे। आप थोड़ी बोलोगे 10 kg बॉय, ऐसे थोड़ी बोलोगे, बोलोगे 10 बॉयज। बोलेंगे कितनी गर्ल्स हैं, तो जितने नंबर वाइज काउंट करके बता दोगे, वहां यूनिट तो नहीं लगाते। मतलब क्या हुआ, जब सिर्फ नंबर हम बोलते हैं तो उसमें कोई यूनिट नहीं लगाते। तो उसी तरीके से ये मास नंबर है, सिर्फ नंबर, मतलब क्या हुआ, ये यूनिटलेस, विदाउट एनी यूनिट, कोई भी यूनिट यहां प्रेजेंट नहीं है। उसी तरीके से ये भी क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर, ये भी कैसा होगा, यूनिटलेस ही होगा, इसमें भी कोई यूनिट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये एक्स जो है 2 कलर का हो गया है, मजा नहीं आ रहा है देख के, इसको ठीक करता हूं, अभी ठीक है, लाल लाल है ना। चलो यहां देखो, दिस इज व्हाट, यूनिटलेस, कौन, एटॉमिक नंबर। और मास नंबर ये भी क्या, यूनिटलेस। तो कभी भी गलती से मास नंबर को एटम का मास नहीं समझना, ठीक है। मास नंबर और एग्जैक्ट एटम के मास में उतना डिफरेंस है जितना डिफरेंस आईआईटी में और आईटीआई में है, समझे। आईटीआई एक कोर्स है और आईआईटी जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं वो भी कोर्स है, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बस वैसे ही मास नंबर और एग्जैक्ट एटम के मास में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मास नंबर सिर्फ एक नंबर है जो इन्फॉर्म करेगा कि किसी एटम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। नॉर्मली तो ये कैसा है बच्चों, सिंपल सा कैसा है, यूनिटलेस। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, एक बात और मैं आपको बताऊं कि सपोज अगर ये कोई एलिमेंट है, यहां पे ये Z है और ये A है ना। तो ये Z क्या होगा बता ही दिया आपको हमने, मास नंबर जो कैसा है बच्चों, यूनिटलेस, कोई भी यूनिट नहीं है। और ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये भी कैसा है, यूनिटलेस, ठीक है। ये भी कैसा है, यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस है और ये भी यूनिटलेस। अब एक बात मैं बता दूं, ये एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एटॉमिक नंबर हम किसी एटम में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधा याद रखना कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू, ठीक है, आप सीधा लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब किसी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उस एटम का वही एटॉमिक नंबर होगा। या इनडायरेक्टली आप यह कह सकते हैं कि किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वहां पे नंबर वाइज उतना ही प्रोटॉन एग्जिस्ट करेगा। सीधी बात, अगर ये सपोज
ये देखिए ये एटम है, तो इस एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होगा ना वही इसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। या अगर आपको एटॉमिक नंबर दिख रहा है तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वही इसका इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब एटॉमिक नंबर के हेल्प से किसी भी एटम के इनसाइड कितना प्रोटॉन है ये आप बता सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन देख के किसी एटम का क्या एटॉमिक नंबर होगा ये आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप बता सकते हैं। तो यहां से आप प्रोटॉन के कैलकुलेशन सीख गए। ठीक है, प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीख गए। अब देखिए एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो एटम दिख रहा है इस पे कोई चार्ज आपको दिख रहा है क्या? हम देख रहे जूम करके अपने आंख, तो हमें तो कोई चार्ज नहीं दिखा भाई, तो तुम्हें भी नहीं दिख रहा होगा। अब कोई चार्ज नहीं दिख रहा है मतलब ये कैसा हुआ, न्यूट्रल। ठीक है, मतलब ये एटम कैसा है बच्चों, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल होने का दो ही प्रॉपर्टी, न्यूट्रल होने का दो ही रीजन। फर्स्ट रीजन कि उसमें कोई चार्ज हो ही ना, मतलब कोई चार्ज नहीं है इसलिए क्या हुआ, न्यूट्रल। और दूसरा रीजन कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक दूसरे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, और फिर वो नेट सिस्टम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि सपोज इस पेन का मैं बात करूं, ये पेन न्यूट्रल है, तो ये पेन दो रीजन से न्यूट्रल हो सकता है। फर्स्ट रीजन कि इस पे कोई चार्ज ही ना हो, दूसरा रीजन कि इस पेन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पेन पे नेगेटिव चार्ज भी अगर है तो ये होगा न्यूट्रल। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो ये पेन कैसा होगा, न्यूट्रल। अब एक बात हम बात करते हैं कि इस एटम का अगर मैं बात करूं तो इस एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट पर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सेल में। जिसमें प्रोटॉन कैसा है, न्यूट्रल, बेचारा कोई चार्ज ही नहीं रखता। बट ये प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम न्यूट्रल इसलिए नहीं है क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए है क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने का जिम्मेदारी किसके पास है, प्रोटॉन के पास। निगेटिव चार्ज किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास। तो मतलब एक प्रोटॉन कितना जनरेट करेगा, वन पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन कितना जनरेट करेगा, वन निगेटिव चार्ज। और एग्जैक्ट वैल्यू बात करें तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और ये माइनस 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर ये न्यूट्रल है मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड बाय प्रोटॉन एंड निगेटिव चार्ज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन, देन आप ये कह सकते हैं कि इस एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो वहां से हमने पता किया कि भैया जितना वहां प्रोटॉन प्रेजेंट है ना उतना ही वहां पे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू का मैंने साइन दे दिया, गड़बड़ कर दिया, ऐसे नॉर्मल लिख दो, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट डेफिनेशन दिया गया था विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, बट बाद में दिमाग लगा के बताया गया। ऐसे बुक में डायरेक्ट दिया रहता है कि Z इक्वल टू प्रोटॉन और Z इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, बट रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि जैसे अगर ये एटम है, ये एटम है, ठीक है, ये एटम है पूरा ग्रीन, ये मार कर, ये क्या है, एटम। मान लो ये न्यूट्रल है, तो इसमें न्यूट्रल होने क्या क्या रीजन है कि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ उतना ही निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जितना क्रिएट होता है एक प्रोटॉन से उतना ही निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है किससे, एक इलेक्ट्रॉन से। मतलब नंबर वाइज जितना प्रोटॉन है यहाँ पे उतना ही नंबर वाइज क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आया? तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो यहां से फॉर्मूला आ गया, कभी भी याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये बात सिर्फ वैलिड है किसके केस में, एटम के केस में। किसी एटम में जो एटॉमिक नंबर है उतना ही वहां पे प्रोटॉन और उतना ही नंबर वाइज वहां पे प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन। बच्चों उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, और कोई दिक्कत जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, और
आपको आज ही 12 बजे से पहले कोई एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ सर हमने देख लिया, हमें और वीडियो आज अपलोड करो, मैं पक्का अपलोड करके आपको दूंगा। ठीक है, चलिए आप टेंशन नहीं लेना, आपसे जेईई नीट का क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, एक चैप्टर बस पढ़ाने दो इसको। ठीक है, वेट करो, चैप्टर फिनिश होने का, जिस दिन फिनिश हुआ उस दिन आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, गारंटी है इस बात का। ठीक है, ठीक है, अब देखो Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कर लिए। दूसरा जो मास नंबर A है ना, ठीक है, इसमें लिखिएगा मास नंबर A, इसमें लिखेंगे इट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब जितना प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन को ऐड कर दो वही उसका क्या कहलाएगा, मास नंबर। मतलब आप इनडायरेक्टली इसको क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मतलब जो न्यूक्लियन है नंबर वाइज वही उसका क्या कहलाएगा, मास नंबर। ठीक है, इसको फॉर्मूलेट अगर हम करें तो सीधा इसमें क्या लिख सकते हैं कि मास नंबर A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सम से मास नंबर निकाल लेंगे। अगर आपको प्रोटॉन का वैल्यू पता है किसके बराबर होता है, Z, और न्यूट्रॉन निकालने से न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, A माइनस Z। कैसे, प्रोटॉन के पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर दिए Z, यहां से ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल टू Z और प्लस N, ये Z इधर चला गया तो क्या हो गया A माइनस Z और इक्वल टू क्या हो गया, न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो यहां तक मैंने पूरी बातें बता दी है कि किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन, आप प्रोटॉन, आप न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारी बात मैंने बता दिया। अब कुछ एग्जांपल मैं यहां डिस्कस करता हूं। जैसे ये देखिए सोडियम, एटॉमिक नंबर क्या है 11 और मास नंबर क्या है बच्चों 23। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको मैं ऐसा देते जाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। बट एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में चले जाना और पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक के एलिमेंट का नाम के साथ उसका एटॉमिक नंबर याद कर लेना। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, है ना, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, है ना, उसके बाद फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, ठीक है, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, है ना, कॉपर 29, फिर जिंक 30। देखो अप टू 30 तक आप बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो आज मैंने आपको होमवर्क दिया कि एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक आप याद करो। बाकी जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो और पूरी डिटेल में सारी बात बताएंगे, और जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही आपको याद करवाऊंगा, कैसे वो मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, अभी मैं ये दिया हूं 11 और ये 23। तो पहले यहां देख लीजिए z इक्वल टू क्या है इसका 11 और a इक्वल टू क्या है 23। ठीक है, बोला कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या आपका z, तो यहां से निकल जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या आपका 11, तो यहां पे 11 प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इक्वल टू व्हाट z, तो e इक्वल टू भी क्या हो गया 11, क्योंकि हम एटम में कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है, इसमें न्यूट्रॉन निकालना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या आपका मास नंबर, प्रोटॉन का वैल्यू 11 और प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23, मास नंबर ए का वैल्यू क्या दिया है 23 दिया है ना, तो निकाल लिए, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होगा 12। इस तरीके से इस एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन है ये आपने बड़े आसानी से कर लिए, बशर्ते आपको बस कांसेप्ट पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर 16, ठीक है, और इसका जो मास नंबर है वो है आपका 32। तो पहले यहां लिख दो z इक्वल टू 16, a इक्वल टू 32। ठीक है, अब यहां पे अगर आपको कैलकुलेट करने कह रहा है कि बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन,
कितना प्रेजेंट है, तो सीधा बात कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू z, ठीक है। तो लिख देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू व्हाट 16, ठीक है। प्रोटॉन का नंबर यहां से आ गया 16 सीधा सीधा। अब ये न्यूट्रल एटम है, तो जहां न्यूट्रल एटम में आप जाते हैं तो जितना प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर, z के बराबर। अब यहां पर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू व्हाट मास नंबर a, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है बुड़बक लोग, चलो आ रहा है, सही है। अब ये प्रोटॉन का वैल्यू किसके बराबर है, z। वैल्यू कितना है 16 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर 32। तो भैया n इक्वल टू 32 माइनस 16, क्या वैल्यू आया 16, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा, इसी के जस्ट आगे, यहीं से स्टार्ट करूंगा, इसी प्रॉब्लम से, इसके आगे से। अगर एक और वीडियो आज ही चाहिए तो भाई कमेंट करो, बताओ, 12 बजे पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। और एक बात बताओ, हमारे लिए आप ही सब कुछ हो। मुझे नहीं पता आप में से कौन बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, मुझे कुछ नहीं पता, बट जो भी पढ़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा शेयर करो यार, हमें मजबूत बनाओ। और हम मजबूत तब बनेंगे जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर हमारा बढ़ेगा। एक बार सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाए ना, फिर मैं लाइव क्लासेस